नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने ये चैप्टर नंबर 14 आ चुका है। तो चैप्टर नंबर नहीं, पेज नंबर 14 है। ठीक है, ये हिस्ट्री है, पेज 14। आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं। तो इसको समझने और समझाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा था? नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा था? नागार्जुन को कहा जाता है। याद रखेंगे, भारत का जो आइंस्टीन था ना, मतलब कि भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, इसकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस नागार्जुन ने साक्षात का सिद्धांत दिया है। माने इसने पुस्तक कौन सा लिखा? माध्यमिक सूत्र। ठीक है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा था? नागार्जुन को कहा जाता है। और इसकी पुस्तक क्या थी? माध्यमिक सूत्र थी। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। याद रखेंगे दोस्त, कनिष्क की जो मृत्यु हो गई 102 ईस्वी में, ये मर गया, स्वाहा हो गया बेचारा। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। याद रखेंगे हम लोग, कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था ना, वह वासुदेव था। क्या था? वासुदेव था। भारत का आइंस्टीन किसे कहता है? नागार्जुन। इसकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र। कनिष्क की मृत्यु कब हुई? 102 ईस्वी। ठीक है, और कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ऊपर करते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। नोट में लिखा हुआ है, कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण जो राजा थे ना, वो देवपुत्र कहलाते थे। ठीक है, यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। चीनी, चाइनीज। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियां का संग्रह अधिक मात्रा में है। क्या है दोस्त? अधिक मात्रा में है। गंधार गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। पूछेगा क्वेश्चन यहाँ दोस्त कि गंधार कला के लिए क्या प्रसिद्ध है? तक्षशिला प्रसिद्ध है। तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो गंधार कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम जो मार्ग है, रास्ता जो है, उस पे कुषाण शासकों ने बहुत अधिक मात्रा में नजर रखी थी। ठीक है, कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। सुरक्षा बहुत बड़ी सुरक्षा था वहां पे। मतलब कि रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। रेशम मार्ग का आरंभ किसने कराया था? कनिष्क ने कराया था। याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, अब रेशम आ गया नोट में, तो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए नोट में देखते हैं, रेशम बनाने के तकनीकी का विकास सबसे पहले चीन में हुआ था। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार हम लोग जानेंगे तो सबसे पहले चीन में हुआ था रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार। ये ध्यान में रखेंगे। पूछेगा कि रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो क्या बोलेंगे? चीन में। ठीक है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वस्तुकला के क्षेत्र में हुआ। कुषाण काल में सबसे अधिक वस्तुकला, माने वस्तुएं बहुत अधिक मात्रा में बनाई जाती होगी। ठीक है, विकास बहुत अधिक मात्रा में हुआ। ठीक है, डेवलपमेंट हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। भगवान बुद्ध जो थे, उनकी खड़ी प्रतिमा का भी निर्माण उसी समय हुआ जब वस्तुकला का उस समय निर्माण हो रहा था, कुषाण काल में। ठीक है, चलिए अब आ गया संगम युग। ठीक है, तो संगम युग को ध्यान पूर्वक देखेंगे। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। कौन सा साहित्य कहा जाता है? संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है, संगम शब्द का अर्थ है परिषद। संगम शब्द का अर्थ क्या है दोस्त? परिषद अथवा गोष्ठी। इसको गोष्ठी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गोष्ठी। जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे।
प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था, ठीक है, तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी रचना का प्रकाशन संभव था। ये सभी लोग क्या करते थे, जो भी रचना करना था, जो भी लिखना था, वो सबसे पहले संगम के सामने प्रस्तुत करते थे, और जब अनुमति मिल जाती थी उसका प्रकाशन संभव था, माने प्रकाशन करते थे, ठीक है। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। कुल कितने संगम आयोजित किए गए? 3 संगम। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई है। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में हुआ था। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन कितने भागों में किया गया था? तो 3 भागों में किया गया था। पहल का पथयुपात्तु इथ्युथोके तथा पादिनेन किलकनुक्कु तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग, आचार साहित्य, राजनीतिक, आर्थिक, जीवन एवं प्रणय से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे की ओर हम लोग देखते हैं। इसको प्रथम ये मधुरा 4400 समुद्र में विलीनी सब आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शती के प्रारंभ में शैव संत नायनार तिरुनाबुकरसु अप्यार ने किया था, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इलांगोकृत शिल्पादिक्राम पायलो का गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। तमिल जनता में उसे राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग है, याद रखें, पूछ देगा तो इसमें कहेंगे कि 30 सर्ग है, ठीक है, जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टनम के कोवलन, उसकी पत्नी, कौन पत्नी? कनागी, एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। उसकी प्रेम कहानी है इसमें, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ऊपर हम लोग करते हैं, आगे ध्यान दीजिए। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलेसार ने मणिक मेकले की रचना की। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है, एक प्रस्तावना भी अलग से है इसमें, ठीक है, याद रखेंगे। इसमें बेन प्रभाव, इसमें राजकुमार उदय कुमार एवं मणिक मक्कले कुलवान और नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है, ठीक है। इस ग्रंथ की कहानी सारणिक एवं शास्त्र संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका द्वैत मुक्त धार्मिक है, ठीक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार, कोई नीलकंठ शास्त्री थे, यह बौद्ध के दीनदान 5वीं शताब्दी कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है, ठीक है। काचिमनी संगम के बहुत बाद की रचना है। इसकी श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक देवर को दिया जाता है, ठीक है। तिरुवक देवर पहले चोल राजकुमार था। यह सबसे पहले क्या था? चोल राजकुमार था, जो जैन भिक्षु बाद में बन गया था, जो बाद में जैन भिक्षु बन गया था, यानी जैन धर्म अपना लिया होगा, यही ना। चलिए अब इधर तक हो गया, हम लोग अब थोड़ा सा इधर देखते हैं।
थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए अब ठीक है। तोलाकियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इसमें तिरुवालुक्कार की तिरुकुलर सबसे प्रसिद्ध है। रामकथा के अनेक तमिल संस्करण है। रामकथा माने रामचरितमानस, इनके बहुत सारा है, तमिल में होगा, जिनमें प्रसिद्ध गम्बन की इरामवतारम मतलब कि राम जी के अवतारम। ठीक है, आगे देखते हैं। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। संगम साहित्य के काव्य को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अक्कम और पूरम। कौन कौन? अक्कम और पूरम। अक्कम काव्य का मूल विषय प्रेम प्रसंग है। अक्कम का मूल विषय पूछ देगा तो उसको क्या कहेंगे कि प्रेम प्रसंग है, जबकि पूरम काव्य का विषय युद्ध है। युद्ध मतलब कि लाठी डंडा। ठीक है, आगे देखते हैं। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्य चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है संगम साहित्य में। ठीक है, उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांडव राज स्थित था। ये बताया गया है किसमें? संगम साहित्य में। ठीक है, संगम युगीन राज्य में शाब्दिक शक्तिशाली चोलों का राज था। पूछेगा कि सबसे शक्तिशाली राज्य किसका था, तो चोलों का राज था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी बेलारू नदिया के बीच स्थित था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी बेलारू नदियों के बीच क्या था? स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। इसका सबसे प्रतापी राजा कौन था? करिकाल। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग करिकाल के बारे में। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था। ब्राह्मण मतानुयायी था और इसे ब्राह्मण धर्म का राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, पुहार पतन का निर्माण इसी के समय हुआ था। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया था। याद रखेंगे, इसने क्या किया था? कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया था। कौन बनवाया था? करिकाल। सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। देखिए बहुत अच्छा अच्छा काम किया था नहीं। पेरुन्नानुपादे में करिकाल को संगीत के सप्तवरों का विशेषज्ञ बताया गया है। देखिए भाई, ये तो विशेषज्ञ भी था नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संगम युग का दूसरा राज चेरों का था। संगम युग का दूसरा राज किसका था? चेरों का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। कहाँ स्थित था? केरल। अभी केरल जो है, ठीक है, मसालों का बगीचा, इलायची का जो भी हो, सब केरल। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए थे। इस राजा का नाम है उदयनरीरल, लगभग 130 ईस्वी में, नेदुरीरल आदन 155 एवं सेनगुट्टवन 180 ईस्वी में। और सेनगुट्टवन ने अधिराज की उपाधि धारण की थी। देखिए ये क्या किया था? अधिराज की उपाधि धारण की थी। इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। आगे देखते हैं। संगम युग का तीसरा राज्य पांडे का था। ठीक है, संगम युग का तीसरा राज्य जो था पांड्य का था, जो कावेरी के दक्षिणी में स्थित था। कावेरी के दक्षिण में स्थित है, याद रखेंगे। इसकी राजधानी मदुरा में थी। ठीक है, पांडवों की राजधानी पूछेगा तो क्या बताएंगे? मदुरा में थी। पांडव राजाओं में नेडुजेलियन लगभग 210 ईस्वी में सबसे शक्तिशाली था। क्या था? सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान या
अमात्यार कहा गया है। ठीक है, संगम युग में मंत्रियों को अमात्यान या अमात्यार कहा जाता था। मंत्री को, ठीक है, राजधानी में एक राज्यसभा होती थी। राजधानी में क्या होती थी? एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा जो था वो सभी मामलों की सुनवाई करता था। राजा के न्यायालय को मंडरम कहा जाता था। उस समय राजा के न्यायालय को क्या कहा जाता था? मंडरम। ठीक है, आगे देखिए, चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। देखिए, चोरी जो करेगा उसको मृत्युदंड, झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। कोई झूठा गवाही दे देगा ना तो उसको जीभ काट ली जाती थी। अब तो अब आप समझ ही रहे हैं। भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था। ठीक है, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुगी वसूला जाता था। ठीक है, वही टैक्स। चलिए दोस्त, आगे देखते हैं हम लोग। सेना चतुरंगनी होती थी। ठीक है, सेना जो थी चतुरंगनी होती थी, जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। ठीक है, नगारा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। नगारा एवं शंख बजाकर क्या किया जाता था? सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। वहां पे क्या थी? पत्थर की मूर्ति बनवाया जाता था। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सहस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सहस्त्र महिलाओं को क्या करता था? वो तैनात करता था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। क्या किया था? उस समय समय को जानने के लिए, अभी तो घड़ी का प्रयोग किया था ना, उस समय जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। उस समय कहा जाता था कि ये सबसे प्रतिष्ठित वर्ग है। ठीक है, ब्राह्मण को कहा जाता था। इनकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सूरा पीते थे। ठीक है, संगमकालीन ब्राह्मण जो थे मांस भक्षण करते थे और सूरा पीते थे उस समय। अब तो नहीं खाते हैं लोग, शायद खाते हैं लोग भी, पता नहीं। ठीक है, उस समय दिया हुआ। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में बेलार वर्ग का स्थान था। ठीक है, इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। क्या था? इसका मुख्य पेशा क्या था? कृषि कर्म था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को बेनीगर कहा गया है। क्या कहा गया है? संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को बेनीगर कहा गया है। ठीक है, संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, उसमें दास प्रथा के प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा है देख लेंगे कि पुल्लयन दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी तथा पशु चर्म की सहायता से चरपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे। ठीक है, क्या काम करते थे? एनियर शिकारियों की एक जाति। एनियर क्या थी? शिकारियों की एक जाति थी। और मलवर लूटपाट करने वाली जाति। मलवर जो थी वो लूटपाट करने वाली जाति थी। एनियर जो थी और शिकारियों की एक जाति थी। ठीक है, चलिए, तो इतना तो पूरा इस चैप्टर हो गया। ये चैप्टर नहीं, ये पेज नंबर। ठीक है,
तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में 13 14 14 हो गया, 15 में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।